हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा आप सभी लोगों को अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी बहनी इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी को हमारे तरफ से 2024 की बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर लाने का प्रयास करिए। मैं आपके साथ दिन रात बिल्कुल लगा हुआ हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप, जो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही मजबूत और सशक्त निबंध है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन को बिल्कुल हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात एक और बता दूं कि जितने भी बच्चे साहित्यिक हिंदी वाले हैं और सामान्य हिंदी वाले हैं, दोनों बच्चों का यह पाठ है, दोनों को पढ़ना है। यानी साइंस साइड के बच्चे और आर्ट साइड के बच्चे, दोनों बच्चों को यह पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 यानी भाग 1 में भूमि के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों का ये पार्ट जो है भाग 2 है, जिसमें हम लोग जन के बारे में पढ़ेंगे और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जो राष्ट्र का स्वरूप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 भागों में बटा हुआ है। भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों को मिला देने से राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र बनता है। तो चलिए, पाठ को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो की व्याख्या अगर आपको अच्छी लगेगी, तो आप और लोगों को जरूर शेयर करिएगा। अन्य जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप जरूर शेयर करके उनकी मदद करिएगा, ताकि वो भी पढ़ें और 2000 बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बेटर से बेटर कर सके। आइए देर न करते हुए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जन, हम लोग भूमि पढ़ चुके हैं, अब जन पढ़ेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग था भूमि, जो हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 1 में। अब भाग 2 में पढ़ रहे हैं। लेखक क्या कर रहा है? मातृभूमि यानी पृथ्वी को माता कहा गया है, माता की उपमा दी गई है, माता को संज्ञा दिया गया है कि मातृभूमि पर बसने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। एक अंग तो हो गया, अब दूसरे अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। अगर पृथ्वी रहे और इस पृथ्वी पर मनुष्य ही न रहे तो क्या राष्ट्र के बारे में कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन यानी दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का रूप संपादित होता है। यानी जब पृथ्वी और जन यानी पृथ्वी माता, हमारी धरती माता, और हम और आप दोनों लोग मिल करके रहेंगे, तब भी राष्ट्र का स्वरूप बनेगा, तब भी हमारा देश बनेगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर लोग न रहें, जन मतलब होता है लोग, अगर लोग न रहें, लोगों के ही कारण जो ये पृथ्वी है, मातृभूमि, जिसको मातृभूमि माता की संज्ञा दी गई है, माता की क्या की गई है? संज्ञा दी गई है, यानी नाम दिया गया है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? पुत्र है। ये जो धरती माता है वह क्या है? पृथ्वी हम लोगों की माता है और उस पृथ्वी पर बसने वाले जितने भी लोग हैं वह पृथ्वी की क्या है? संतान है। हम लोग सब पृथ्वी के क्या हैं? पुत्र हैं, संतान हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि माता भूमि पुत्रो अहम
पृथिव्याः, यानी पृथ्वी भूमि क्या है, माता हैं, और हम लोग क्या हैं, उस माता की सब लोग संतान हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। कुंजी का मतलब चाबी। जन के हृदय में, लोगों के हृदय में इस सूत्र का मतलब होता है इस विधि का अनुभव होना ही राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी चाबी है। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण का अंकुर उत्पन्न होगा। अगर ये सब भावनाएं हमारे अंदर नहीं रहेंगी तो हमारे अंदर राष्ट्र का जो निर्माण है, उसका जो अंकुर है, जो उसका बीज है, वह बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा। और जब बीज उत्पन्न नहीं होगा तो वृक्ष का निर्माण कैसे होगा, सोचने वाली बात है। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र के निर्माण का स्वर वायुमंडल में भरने लगता है। जब यह भाव, राष्ट्रीयता के प्रति जब यह भाव हमारे मन में सशक्त मतलब ताकत के रूप में जागता है, अभी तक तो सोया हुआ है, जागता है, तब जो राष्ट्र का निर्माण है, जिसका स्वर का मतलब क्या होता है, उसकी आवाज, जागरूकता, स्वर मतलब होता है जागरूकता, पूरे वायुमंडल में चारों तरफ भरने लगता है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में भरने लगता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त कर सकता है। क्या लेखक कह रहा है, यह जो भाव है हमारे मन में, हमारे हृदय में, मनुष्य पृथ्वी के साथ साथ सच्चे अर्थों में अपना संबंध जो है स्थापित कर सकता है, अन्यथा संबंध जो है सच्चे अर्थों में नहीं हो पाएगा। जहां तक यह भाव नहीं है वहां जन की भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। आगे क्या कहा जा रहा है, जहां पर यह भाव नहीं है वहां पर जन यानी मनुष्य और पृथ्वी का दोनों का जो संबंध है, अचेतन का मतलब होता है बेहोश, यानी होश में न रहना, बेहोश, और जड़ का मतलब होता है बिल्कुल जो है कुछ नहीं, शून्य, बेहोश की स्थिति में बना रहता है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है अगर उसके हृदय में कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ, इस पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचान लेगा, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। लेखक आगे क्या कह रहा है, ये जिस समय जन यानी मनुष्य का हृदय भूमि के साथ, इस पृथ्वी के साथ माता और पुत्र, पृथ्वी हमारी माता है और हम लोग इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने लोग हैं सब लोग इस पृथ्वी की क्या हैं, संतान हैं। अगर यह जान लेगा, पहचान लेगा, उसी क्षण, उसी समय उसको आनंद और श्रद्धा, प्रेम से वो भर जाएगा और उसका सारा प्रणाम मतलब उसका जो भी भाव है, जो भी व्यवहार है, वह सब मातृभूमि अपनी इस पृथ्वी माता के लिए प्रकट होगा। और क्या कहेगा, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता पृथ्वी को प्रणाम, हे माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। यह प्रणाम भाव ही, प्रणाम मतलब किसी का प्रणाम करना, सम्मान करना, मान सम्मान करना, यह प्रणाम ही, भाव ही पृथ्वी और जन का दृढ़ बंधन है। ये जो पृथ्वी माता के साथ हम लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग पृथ्वी माता के साथ पूजन पाठ भी करते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में जो माटी कोड़वा होता है, जो मिट्टी कोड़ा जाता है, उसमें हम लोग पृथ्वी यानी अपनी धरती माता का ही पूजा करते हैं। उसके बाद ही हम लोग कोई भी विवाह संस्कार का कार्यक्रम करते हैं, जब तक हम लोग धरती माता की पूजा नहीं कर लेते। इस दृढ़ भित्ति का मतलब होता है नींव, इस दृढ़ मतलब होता है एकदम निश्चय, दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होगा। इस दृढ़ भित्ति पर ही राष्ट्र की जो नींव है, जो उसी पर भवन तैयार होगा। अगर मान लीजिए नींव कमजोर होगी तो भवन मकान बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। जिस वृक्ष का जड़ कमजोर होगी, थोड़ा सा आंधी बहेगा, थोड़ा भी बारिश होगा, वो गिर जाएगा। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है।
चिर मतलब होता है लंबा। एक एक शब्द आप लोगों को मिलेगा कठिन कठिन, उसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। इस दृढ़, एकदम दृढ़ मतलब मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का चिर यानी लंबा जीवन आश्रित होगा, निर्भर रहेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य, जो मनुष्य का कर्तव्य है और अधिकार है, का उदय होता है। उदय का मतलब होता है शुरुआत होता है। जो लोग पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकारी है। लेखक क्या कह रहा है कि जो लोग पृथ्वी के साथ माता पुत्र का संबंध रख करके स्वीकार करेंगे, पृथ्वी को अपना माता मानेंगे, वही व्यक्ति पृथ्वी की जो वरदान है, जो उसकी शक्तियां हैं, उसमें भाग लेने का वो अधिकारी होगा। अन्यथा जो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, पृथ्वी को माता के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, उनको इसमें भाग लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, जबरदस्ती नहीं है। माता के प्रति अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और सेवा भाव पुत्र का एक कर्तव्य बनता है। पुत्र का एक कर्तव्य है। हम लोग धरती माता का या अपनी माँ का कभी हम लोग कर्ज नहीं उतार पाएंगे, जितना उन लोगों का हमारे ऊपर कर्ज है। वही लोग इस धरती पर हम लोगों को लाए हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और आप पढ़ रहे हैं। अगर माँ ने हमको जन्म नहीं दिया होता तो मैं आज पढ़ाता नहीं, और माँ आपकी जन्म नहीं दी होती तो आप पढ़ते नहीं। और इस धरती माता हम लोगों की माँ है, इसलिए हमारा एक कर्तव्य है कि हमको माँ के प्रति प्रेम और अनुराग रखना चाहिए। वह एक निष्कारण धर्म है, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ धर्म से कार्य करना चाहिए। स्वार्थ के लिए स्वार्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं। स्वार्थ के लिए पुत्र का अगर माता के प्रति प्रेम है तो पुत्र का अर्ध पतन सूचित करता है कि उसका पतन होना निश्चित है। अगर कोई पुत्र माता के साथ प्रेम इसलिए स्थापित करता है कि वह उससे मेरा स्वार्थ है, उससे धन दौलत लेना है, धन संपदा लेना है, तो उसका पतन होने का रास्ता खुल रहा है। यह सूचित करता है कि उसका विनाश होना बिल्कुल निश्चित है। जो लोग मातृभूमि के साथ भी, अपनी माता के साथ नहीं, जो लोग भी अपने मातृभूमि के साथ भी अपना संबंध जोड़कर रखना चाहते हैं, उसे अपने कर्तव्यों पर पहले ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। लेखक कह रहा है कि जो लोग अपनी मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़कर रखना चाहते हैं, यानी बनाकर रखना चाहते हैं, वे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान दें कि मैं कौन सा कर्तव्य कर रहा हूं, जिस कर्तव्यों के करने के कारण किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही है। आगे लेखक कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि माता अपने सब पुत्रों का सम्मान समान भाव से चाहती है। माता अपने पुत्रों का समान भाव से व्यवहार करती है। एक पुत्र को ऐसा नहीं कि चाहती है दूसरे को नहीं, नहीं, समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जितने भी पृथ्वी पर बसने वाले जन हैं, पृथ्वी पर बसने वाले लोग हैं, सभी लोग पृथ्वी के लिए बराबर हैं। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन ब्राह्मण है। धरती माता ये कुछ नहीं देखती है, सबको एक समान रहने का यहाँ पे अधिकार देती है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, उदय यानी शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भावी है। एक समान धरती माता सबको देती है, भावी देती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर बसने वाले जो लोग हैं, उनका जो विस्तार है, जो उनका फैलाव है, वो अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है। नगर जनपद पुर और गांव, नगर जनपद गांव जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं।
नाना मतलब अनेकों प्रकार से जो भरे हुए हैं, जिसकी कोई संख्या नहीं है। ये लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, तमिल के लोग तमिल बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और उनका जो धर्म है वो भी अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, अलग अलग सबका है। फिर भी ये मातृभूमि के ही पुत्र है। सभी लोगों का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोग मातृभूमि के ही पुत्र हैं। इस पृथ्वी माता के ही क्या हैं? पुत्र हैं। इस कारण उसका जो सौहार्द भाव है, सौहार्द भाव मतलब एक दूसरे से प्रेम अखंड है, जो कभी खंड नहीं होने वाला है, जो टूटने वाला नहीं है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। सबकी सभ्यता, सबका रहन सहन, सबका खान पान की दृष्टि से अगर देखा जाए, आंखों से देखा जाए, तो सब लोग आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लेखक कह रहा है, सभ्यता, रहन सहन, खान पान आगे हो सकता है, किंतु इस कारण से उसका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। सबका खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, कपड़ा सब अलग है, लेकिन सभी लोग इस पृथ्वी की संतान हैं और सभी लोग एक ही प्रेम से रहते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण, प्रांगण का मतलब होता है आंगन, ये पृथ्वी का जो विशाल आंगन है में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। सभी जातियों के लिए ये पृथ्वी माता ये नहीं कहती कि तुम मत रहो, तुम मत रहो, तुम मत रहो, सबके लिए समान क्षेत्र है। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है मिलजुल करके, समन्वय के मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय, मिलजुल करके रहने से मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक समान पृथ्वी जो है कि अधिकार देती है। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा नहीं देती है। किसी जन को, किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को पीछे छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए उससे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। अतएव राष्ट्र के विकास के लिए प्रत्येक अंग की सूध हमें लेनी होगी। प्रत्येक अंग, देखिए हम लोग की उंगलियां हैं ना, प्रत्येक उंगलियां हमारे लिए बराबर हैं, सबका हमारे जीवन में काम है। अगर एक उंगली कट जाएगी, एक उंगली नहीं रहेगी, तो उसकी आवश्यकता हमको महसूस होगी। इसीलिए हमारे लिए सभी उंगलियां क्या है? बराबर। हमारे जितने भी अंग हैं सभी अंगों का काम है एक समान। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र के शरीर में अगर कोई प्रदेश आग में जल रहा हो, हमारे शरीर में कहीं मान लीजिए चोट आ जाए तो हमारी पूरी शरीर क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र के शरीर में, राष्ट्र के एक भाग में अगर अंधकार, दुख, कमजोरी, अगर इस तरह की भावनाएं आ जाएंगी तो वह बिल्कुल निर्बल हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, और सब जो पूरा राष्ट्र है उस राष्ट्र का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा और वो राष्ट्र जो है आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा, विकास के रास्ते पर आगे वो नहीं जा सकता है। इस प्रकार समग्र, समग्र का मतलब होता है समस्त राष्ट्र को जागरण यानी जागृत करना और प्रगति की एक जैसी उदार भावना को संचालित होना चाहिए। यानी मिलजुल करके एक साथ, सभी लोगों को मिलजुल करके एक साथ प्रगति करना ही राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है और ये संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, लोगों का जो प्रवाह होता है अनंत होता है, जिसका कहीं अंत नहीं। सहस्त्रों वर्षों से, सहस्त्रों मतलब हजारों वर्षों से
भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने दाम्पत्य प्राप्त किया, तदाम प्राप्त किया है, यानी मिलजुल करके जोड़ करके रहा है। जब तक सूर्य की रश्मियां, रश्मियां मतलब सूर्य की किरणें, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को यानी इस पृथ्वी को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक सूर्य की रश्मियां यानी जब तक सूर्य की किरणें रोज प्रातः काल भुवन यानी इस पृथ्वी पर अपने प्रकाश के अमृत धारा से भर देगी, तब तक राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय लोगों का जीवन अमर रहेगा, अजर रहेगा। इतिहास के अनेक चढ़ाव, इतिहास में हम लोग देखे हैं अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी, राष्ट्र के जो निवासी हैं, नई जन की नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। हम लोगों ने अपने जीवन में, इतिहास में कई बार हम लोग गुलाम रहे, अंग्रेजों ने हमको 200 वर्षों तक गुलाम रखा, फिर भी हम क्या किए, अपने अंदर नई नई ऊर्जा को भरते रहे और अपने अंदर लहरों को बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब तक संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जब तक जन संततवाही, संततवाही का मतलब होता है लगातार चलने वाला, कंटिन्यूअस चलने वाला। जब तक संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिस तरह से नदियां लगातार बहती रहती हैं, दिन रात कभी नहीं रुकती, तब तक जिसके कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होगा। जिस तरह से नदियां लगातार बहती रहती हैं, उसके अनेक घाटों का निर्माण होता है, उसी तरह से हमारा जो कर्म है, हमारा जो श्रम है, हमारी जो मेहनत है, उसके द्वारा हम उत्थान के, हम विकास के अनेक अनेक घाटों का निर्माण करते जाएंगे। यह हमारे लेखक का कहना है, यह हमारा था जन। अब हम लोग जन के बाद शुरू करते हैं संस्कृति। पृथ्वी हो गई, जन हो गया, अब हम लोगों की संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है हम लोगों का संस्कार, हम लोगों की बोली, हम लोगों का भाषा, हम लोग संस्कृति को अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? पहला अंग क्या था? पृथ्वी। दूसरा अंग क्या है? मानव, जन। और तीसरा क्या है? उसकी संस्कृति। ये तीनों को मिला करके ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और वासुदेव शरण अग्रवाल का यही कहना है, अगर तीनों नहीं रहेगा तो राष्ट्र बिल्कुल नहीं रह पाएगा। अब क्या कह रहा है? मनुष्यों ने युगों युगों से, एक युग नहीं हजारों लाखों करोड़ों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, जिस संस्कृति का निर्माण किया है, उसके जीवन का श्वास प्रश्वास, श्वास मतलब होता है लेना और प्रश्वास का मतलब होता है छोड़ना। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको कहेंगे श्वास प्रश्वास। बिना संस्कृति के जन की कल्पना करना कबंध मात्र है। देखिए एक नया शब्द मिला, कबंध मात्र। बिना संस्कृति के जन की, बिना संस्कृति के लोगों की कल्पना करना कबंध मात्र है। जैसे शरीर के ऊपरी जो हिस्सा होता है, जैसे गर्दन न हो और शरीर हो, उसी तरह से हमारा जो मस्तिष्क है वह संस्कृति है, और मस्तिष्क यानी गले के नीचे का जो शरीर है वह क्या है? वो जन है। यानी हमारे शरीर में अगर मस्तिष्क न रहे तो हमारा पूरा शरीर क्या है? बेकार है। उसी तरह से हमारे जन के लोगों के साथ अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो सब कुछ वो बेकार है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। अगर संस्कृति नहीं रहेगी, संस्कृति मस्तिष्क के समान है। जैसे शरीर में मस्तिष्क नहीं रहेगा तो शरीर बेकार है, उसी तरह से जन के साथ, लोगों के साथ अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो बिल्कुल बेकार है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगर संस्कृति का विकास और उसका उदय नहीं होगा तो राष्ट्र की वृद्धि भी होना संभव है। वृद्धि
विकास होना भी असंभव है, संभव बिल्कुल नहीं है। राष्ट्र के समग्र, समग्र मतलब सभी रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से, अगर भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग अपनी संस्कृति से विरहित का मतलब अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। जो ये राष्ट्र है लोप हो जाएगा, मैंने बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर बसने वाले जो जन हैं, जो बसने वाले लोग हैं, अगर अपनी संस्कृति से उनको विरहित यानी उनको अलग कर दिया जाए तो उनका लोप हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जीवन के बिटप का पुष्प ही संस्कृति है। जीवन का बिटप मतलब होता है वृक्ष। जीवन का जो वृक्ष है का पुष्प, अगर वृक्ष पे, अगर किसी भी पेड़ के वृक्ष पे अगर फूल न लगे तो वृक्ष सुंदर नहीं लगेगा। अगर वृक्ष पे फूल लग जाए तो और सुंदर दिखाई देता है। संस्कृति के सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ, सौरभ का मतलब क्या होता है, सुगंध। सौंदर्य हो यानी प्रकृति में सुंदरता हो, उसमें सुगंध हो, में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य यश अंतर्निहित है। यश मतलब उसकी इज्जत, उसकी मान, उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान ही उसमें निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश, लेखक कह रहा है ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन, भूमि पर बसने वाले लोग जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। आगे क्या कर रहा है, भूमि पर बसने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो ज्ञान के क्षेत्र में वो लोग जो सोचे हैं और कर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो रचा है, कर्म कर करके जो इतिहास को रचा है, दोनों के रूपों में, कर्म के और ज्ञान के दोनों रूपों में भी हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन प्राप्त होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति, युक्ति का मतलब होता है उपाय। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति, जितनी भी जातियां हैं, प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति है, यानी जो उपाय है वही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। और प्रत्येक जो जातियां हैं अपनी विशेषताओं, उनके अंदर जो गुण होता है, उनके अंदर जो विशेषताएं होती हैं, उसके उपाय, युक्ति मानी उपाय के द्वारा ही वह निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। प्रेरित का मतलब होता है उससे प्रेरणा लेकर के वह विकास करती है। इस दृश्य से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। क्या कह रहा है लेखक, इस दृष्टि से प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। गुजरात की संस्कृति अलग है, बिहार के लोगों की संस्कृति अलग है, यूपी के लोगों की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र के लोगों की संस्कृतियां अलग हैं। जितने जितने प्रदेश हैं सबकी अपनी अपनी संस्कृति अलग है, अपनी अपनी रहन सहन अलग है, उनका पहनावा अलग अलग है, उनका वेशभूषा अलग है, उनका कपड़ा लत्ता अलग है, उनका खान पान अलग है, सब कुछ अलग अलग है। वो अपनी संस्कृतियों में रहते हैं, उसी का विकास करते हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। पारस्परिक सहिष्णुता मतलब मिलजुल करके एक साथ रहने को ही पारस्परिक सहिष्णुता कहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार, जैसे लेखक कह रहा है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। लेखक क्या कह रहा है, जंगल में जिस प्रकार से अनेक लताएं,
बहुत से लताएं होती हैं जो किसी वृक्ष के ही सहारे पेड़ पे चढ़ती हैं, उनके पास किसी भी तरह की शक्ति नहीं है कि वो चढ़ जाएं। तो अनेक लता, वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से एक साथ मिलजुल करके उड़ती हैं। कभी पेड़ों पर कोई लता चढ़ती है तो पेड़ मना करता है कि तुम मेरे पर मत चढ़ो, मैं तुमको चढ़ने नहीं दूंगा। ना ना ना, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, कोई किसी का विरोध नहीं करता है, ताकतवर भाव से अपने आप स्थिति को बनाए रखते हैं और विकास करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन, जो राष्ट्र के लोग हैं, अपनी जो संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर राष्ट्र में रहती हैं। अलग अलग सबकी संस्कृतियां हैं, अलग अलग सबके पहनावे हैं, अलग अलग सबका खान पान है, लेकिन सभी लोग मिलजुल करके एक साथ राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह में नदियों के रूप में समुद्र में एक रूपता प्राप्त करती हैं, जैसे कई नदियां हैं, हजारों नदियां बह करके जाती हैं और कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में चली जाती हैं। क्या समुद्र कहता है कि मैं आपको नहीं अपने में मिलाऊंगा? नहीं, समुद्र अपने आप में सभी नदियों को समाहित कर लेता है, अपने आप में मिला लेता है। उसी तरह से हमारे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, सबकी संस्कृति, पहनावा, खान पान अलग अलग है, लेकिन सभी लोग मिल करके, जुल करके, एक साथ रह करके राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियों राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय युक्त मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके, मिलजुल करके जीवन में रहना ही राष्ट्र का सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाला सुखदायी चीज है। पैराग्राफ में लेखक कह रहा है, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। साहित्य, कला, सबका साहित्य, सबका कला, सबका नाच गाना अलग अलग है, लेकिन जैसे गुजरात के लोगों का गुजराती नृत्य अलग है, महाराष्ट्र के लोगों का मराठी नृत्य अलग है, बंगाल के लोगों का बंगाली के नृत्य अलग है, यूपी के लोगों का अलग, लेकिन सभी लोगों का अपना अपना जो नृत्य है, उस नृत्य में वो बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। अपने ही नृत्य में खूब उनका जो मानसिक भाव है, वो मन से प्रसन्न हो जाते हैं अपने नृत्य में। आपके लिए वो नृत्य अच्छा नहीं लगेगा और उनका नृत्य आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसकी संस्कृतियों के हिसाब से नृत्य, खान पान, वेशभूषा है, वह सबका उनके लिए अच्छा लगेगा और उसी में उनकी मानसिक स्थिति जो होती है संतुष्ट होती है और उनका हृदय भी प्रसन्न रहता है। आत्मा का जो विश्व रूपी ज्ञान है, विश्व का व्यापी आत्मा का जो विश्वव्यापी ज्ञान है, वही आनंद का भाव है, उसी में उनको आनंद की प्राप्ति होती है। वह इन विधियों रूपों में साकार होता है। सभी विधियों में उनका जो नृत्य है, जो उनका गान है, जो उनका साहित्य है, जो उनका आमोद प्रमोद है, सब एक दूसरे में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। बाह्य मतलब बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो इनकी जो संस्कृति है अनेक रूपों में दिखाई देती है, भिन्न भिन्न रूपों में इनकी संस्कृतियां दिखाई देती है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें एक सूत्रता बधा हुआ है। अगर अंदर से जाकर के उनकी सभी लोगों की संस्कृतियों को देखा जाए तो उसमें एक सूत्रता बना हुआ है, एक सूत्र में सब लोग बधे हुए हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जैसे बहुत से लोग हैं जो सभी संस्कृतियों में जहाँ भी जाएंगे वहाँ के नृत्य, गान, खान पान सब में वो आनंद की प्राप्ति करेंगे, उसी में वो ढल जाएंगे। जैसे मैं ही जाता हूँ महाराष्ट्र में
तो महाराष्ट्र की संस्कृति को में ही मैं ढल जाता हूँ, उसी संस्कृतियों में अच्छा लगता है, वहाँ का खान पानी अच्छा लगता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है और उससे आनंद होता है, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसमें आपको आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा उसमें आनंद नहीं आएगा। जैसे पढ़ाई में ही जब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा तब तक ये पढ़ाई बोझिल समझ में आएगी। आप आनंद के लिए पढ़िए, न कि परीक्षा पास होने के लिए मत पढ़िए, नहीं तो ये किताब पढ़ाई आपको क्या हो जाएगी, बोझा हो जाएगी। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। इस प्रकार की उदार भावना, प्रेम की भावना विविध प्रकार के लोगों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। उनका तभी राष्ट्र का स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा रहेगा। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है बंधन मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र। गांव में और जंगलों में स्वतंत्र मुक्त जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। देखिए कितना सुंदर लेखक का है कि गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले गीत, लोकगीत, जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ शादियों में बहुत से गीत होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे गुरत्थन का समय होता है, उस समय महिलाएं जो गीत गाती हैं, फिल्मी धुनों पे गीत बना लेती हैं। जो शादी विवाह में अन्य जो गीत होती है उसमें महिलाएं और बहनें होती हैं, जो बहनें होती हैं वो गीत बना लेती हैं और भसुरों को गाली दिया जाता है, ससुर को गाली दिया जाता है, उस गाली में भी आनंद प्राप्त होता है। और तारों के नीचे विकसित लोक कथाएं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी तारों के यानी छत के ऊपर यानी घर के बाहर यानी चंद्रमा यानी तारों के नीचे कोई न कोई कहानियां सुनाते थे। दादा दादी की कहानियां, लोक कथाएं जो सुनाते हैं, दादा नानी की जो कथाएं हैं, जिसमें अनेक अमित भंडार भरा हुआ है। अमित मतलब क्या होता है, जिसको नापा न जा सके। जो कहानियां होती हैं, जो कविताएं होती हैं दादा नानी की, जो तारों के छांव में जो लोग सोते हैं, बच्चे सोते हैं तो कहते हैं थोड़ा कहानी सुनाइए, थोड़ा किस्सा सुनाइए, और बना करके दादा दादी को कहानियां गीतें सुना देती हैं। अमित भंडार भरा हुआ है जिसका कोई मापा नहीं जा सकता, किसी की माप नहीं है, बहुत भरा हुआ, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। आनंद ही आनंद प्राप्त होता है उसमें। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में, परिचय काल जब उसका परिचय होगा तो उसमें उन सभी लोक कथाओं का, उन सभी संस्कृतियों का हमको परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर हम उसको भूल जाएंगे, अगर उसको छोड़ देंगे तो हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी, लोप हो जाएगी, विलोप हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पूर्वजों ने जो चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करेंगे और उसके तेज को अपने ही भावी जीवन में साक्षात देखना चाहती हैं। लेखक क्या कर रहा है, हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे जो पहले जमाने, हमारे दादा परदादा जो हुए, वो जो चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी धर्म का जो विज्ञान है, जो साहित्य जो पढ़ते हैं हम लोग लिखते हैं, जो कलाएं हैं, नृत्य जो कला है, जैसे आप लोग देखते हैं हर क्षेत्र का एक नृत्य होता है, जो संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम, पराक्रम मतलब क्षमता के साथ करके दिखाया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करें। उस बनाए हुए हमारे जो है कि दादा परदादा पुरखों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी संस्कृतियों को बनाया गया है, जो भी सभ्यताओं को बनाया गया है, उसको हम लोग बचा करके रखें और उसको अपने अंदर धारण करें और उसके तेज यानी प्रकाश को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। साक्षात मतलब हमारे सामने आप बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र का संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि, राष्ट्र का वृद्धि करने का यही स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। हमारा बीता हुआ जो समय है, हमारा जो बीता हुआ अतीत है, वह वर्तमान जो प्रेजेंट में चल रहा है बिल्कुल भार के रूप में नहीं है। जहां भूतकाल वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम वेलकम करते हैं, उस राष्ट्र का हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। लेखक का क्या कहना है,
जहां अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं है, बीता हुआ समय वर्तमान के लिए बिल्कुल भार नहीं है, जहां भूतकाल, जहां बीता हुआ समय वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, अपने में बिल्कुल जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से, भूतकाल से सीख करके, अपने वरदान से पुष्टि करके, मजबूत करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का, उस देश का हम स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। यह हमारा रहा वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप। हमारा पहला जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर एक वीडियो, ये पाठ अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। और एक बार और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो दूसरा पाठ है मैं उसकी तैयारी करने के लिए चल रहा हूँ। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो चैनल पे नए नए बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए। तब तक मैं दूसरे लेसन की तैयारी करता हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।